हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10। तो हमने अभी तक अच्छे से देख लिया किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कौन बनाता है, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो हमें पता चल गया। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कॉन्ट्रैक्ट का एंड पॉइंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कहां पर होगा और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने को लेकर हमारे पास 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 11 आएगा हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 12, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें अच्छे से पता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट होता है तो वो राइट्स के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी प्रोवाइड करवाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनते चलो। जो हमारे आने वाले 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों चैप्टर्स हम पूरी तरीके से एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लॉ को पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जांपल्स के थ्रू लॉ आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर बात करें एग्जांपल की, एग्जांपल देखते हैं। मैंने इन नोट्स के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। दो पार्टीज हैं यहाँ पर, ए और बी, दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए ऑफर दे रहा है बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट करा, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब यहाँ पर जैसे ही ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, दोनों के पास कुछ राइट्स आ गए और साथ में दोनों के कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। अब क्या राइट्स आए, क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो ए के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि उसे अपनी कार बी को देनी है। और अगर राइट की बात करें तो ए के पास राइट है कि वो बी से 1 लाख रुपीस रिसीव कर सकता है। तो अब बात करें अगर बी की, तो बी के पास राइट है कि वो ए से कार रिसीव कर सकता है और बी का ऑब्लिगेशन है कि उसे ए को 1 लाख रुपीस पे करने हैं। तो जब भी दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों के पास कुछ राइट्स आते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं। यही बात ऊपर लिखी हुई है, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। समझ में आ गया? ऐसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते चलेंगे सभी बातों को। व्हेन द ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड। अब हमें पता है कि जैसे ही दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती हैं, दोनों ही पार्टीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। तो जैसे ही उन ऑब्लिगेशंस का एंड होगा, वैसे ही हम कहेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया या टर्मिनेट हो गया। अब सवाल आता है कि पार्टीज के ऑब्लिगेशंस खत्म कब होंगे, किस तरीके से होंगे, वही हमें देखना है, आगे हम समझेंगे। लेकिन एक बात हमें क्लियर हो गई कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाए गए ऑब्लिगेशंस का एंड होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने के हमारे पास टोटल 6 वेज होते हैं, यानी 6 तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। तो कौन कौन से 6 वेज है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा बाय परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस हमारी एक्चुअल भी हो सकती है, अटेम्प्टेड भी हो सकती है। कैसे होगी वो देखेंगे। बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 वेज है हमारे पास जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, जो हमें दिया गया सेक्शन नंबर 37 में, यानी यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा बाय परफॉर्मेंस। अब बाय परफॉर्मेंस कैसे होगा? तो दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोमिसेस करे थे, उन प्रोमिसेस को पार्टीज जब पूरा कर देती है तो हम कह सकते हैं कि पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, यानी पार्टीज के ऊपर जो जो ऑब्लिगेशंस थे पार्टीज ने वो पूरे कर दिए। ऊपर हमने एग्जांपल देखा था, ए बी को कार बेच रहा था और बी ए को 1 लाख रुपीस दे रहा था। तो जैसे ही ए बी को कार देगा और बी ए को 1 लाख रुपीस देगा, दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर लिया, यानी अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली, अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। तो बात खत्म हो गई, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो यही बात यहाँ पर बोली है, सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का कि दोनों ही पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर ले, बात वहीं खत्म हो जाएगी। व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब आखिर किस चीज को परफॉर्मेंस कहा जाएगा उसको लेकर हमें डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 37 पैरा फर्स्ट के अंदर। द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस इज कंटेन फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हिच स्टेट्स दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। हमें ये पता चल गया कि पार्टीज अगर अपनी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर लेती हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये परफॉर्मेंस क्या होता है? तो यहाँ पर बोला गया कि परफॉर्मेंस का मतलब हो गया आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। अब परफॉर्म क्या होता है, ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है, ये दो बातें हमें समझनी है क्योंकि यही तो हमारा परफॉर्मेंस है। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं
इसको देख लेते हैं क्या करके, उसके बाद देखेंगे नीचे अनलेस के बाद क्या दे रखा है। तो अगर मैं परफॉर्म की बात करूं तो परफॉर्म का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करी जाती है उसी को हम परफॉर्म बोलते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ए प्रॉमिस टू सेल अ कार टू बी फॉर ₹2 लाख व्हेन ए डिलीवर्ड द कार टू बी एंड बी पेज ₹2 लाख टू ए एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो क्या बोला गया यहाँ पर, दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ, बी ए को कहता है कि मैं इसके बदले 2 लाख रुपए तुम्हें पे कर दूंगा। तो जैसे ही ए कार की डिलीवरी दे देगा और बी ए को 2 लाख रुपए दे देगा, वैसे ही दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअल में परफॉर्म कर लिया। तो उस केस में ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। किस तरीके से डिस्चार्ज हुआ, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों पार्टीज ने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। यही बात बोली गई है, व्हेन ईच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, इट अमाउंट टू एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड और स्टैंड डिस्चार्ज। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो एक्स्ट्रा वर्ड आए, एक आया हमारा विद इन द टाइम और दूसरा आया मैनर प्रिस्क्राइब। तो विद इन द टाइम का मतलब हो गया कि अगर ए ने कोई टाइम बताया या बी ने कोई टाइम बताया कि इतने टाइम के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करो, तो उस टाइम लिमिट के अंदर परफॉर्मेंस पूरी करनी होगी। और अगर कोई मैनर बताया कि इस तरीके से पूरा करो, सपोज ए ने बी को बोला है कि मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट कैश में चाहिए, तो मुझे चेक नहीं दे सकते, तो जो भी मैनर बताया उस मैनर के साथ पूरा करो। बाकी टाइम और मैनर को लेकर आगे स्पेसिफिक सेक्शन दिए गए हैं, वहां पर हमें टाइम और मैनर के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको समझ में आ गया। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस यही था हमारा, आइदर परफॉर्म। अब बात करें और ऑफर टू परफॉर्म। अब ये ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद लॉ को देखेंगे। ऑन 1 May 2022 ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बी 100 टन्स ऑफ बासमती राइस एट हिज वेयर हाउस ऑन 6 May 2022। तो 1 May को ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 100 टन ऑफ बासमती राइस सप्लाई करूंगा तुम्हारे वेयर हाउस पे 6 May को। अब यहाँ पर ए टेक्स द गुड्स टू बी's प्लेस ऑन ड्यू डेट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स बट बी विदाउट असाइनिंग एनी गुड रीजन रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 6 तारीख आई, ए ने 100 टन ऑफ राइस जो है अपने ट्रक में लोड करा और पहुंच गया बी के वेयर हाउस पे। अब बी के वेयर हाउस पे पहुंचने के बाद ए ने बी को फोन करा और फोन करके बोला कि मैं तुम्हारे राइस लेके आ गया, तुम आके इसकी डिलीवरी ले लो। अब यहाँ पर बी ने जो है डिलीवरी लेने से मना कर दिया। बी ने ए को बोला कि मुझे अब राइस नहीं चाहिए, तुम इसको वापस ले जाओ, मुझे तुमसे राइस नहीं खरीदना। अब ये बताओ यहाँ पर ए की कोई गलती है? ए ने तो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करा, जिस डेट पे बोला था उस डेट पे फुलफिल करा। ए तो पहुंच गया बी के पास, लेकिन बी ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। यानी गलती किसकी है? बी की। कॉन्ट्रैक्ट को किसने तोड़ा? बी ने। बी ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा। ए ने तो अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करी। क्या ए एक्चुअल में परफॉर्मेंस को कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि बी ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। लेकिन ए ने ऑफर टू परफॉर्म तो करा ना, ए ने परफॉर्मेंस का ऑफर तो दिया बी को। अब बी ने ए के ऑफर टू परफॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करा तो क्या कर सकते हैं? तो यही होता है हमारा ऑफर टू परफॉर्म। यानी जब प्रॉमिसर जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो टाइमली विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करे, लेकिन जैसे ही वो ऑफर टू परफॉर्म करता है प्रॉमिसी को, प्रॉमिसी मना कर देता है, प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर प्रॉमिसर की तो कोई गलती नहीं है। हियर ए परफॉर्म्ड व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ए ने वही किया जो उसे करना था। इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी यहाँ पर ए ने परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट तो कराई है एंड ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बी। तो यहाँ पर ए नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही ए का कोई राइट लूज होगा। यानी बी की डिलीवरी ना लेने की वजह से ए का जो भी नुकसान हुआ ए उसकी रिकवरी कर सकता है, बी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ए का यहाँ पर कोई भी राइट लूज नहीं होगा और ना ही उसको नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो यही होता है हमारा ऑफर टू परफॉर्म। व्हेन द प्रॉमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बट इज अनेबल टू डू सो, यानी प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस करने की पूरी कोशिश करी लेकिन वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज द प्रॉमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा। इट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के दो नाम और होते हैं, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या आप बोल सकते हो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर का मतलब भी ऑफर ही होता है। तो आपके एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, आपको तीनों नाम पता होने चाहिए ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है और ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है। तो अब चले वापस अपने डेफिनेशन के ऊपर। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? सेक्शन 37 पैरा फर्स्ट हमें बता रहा था कि परफॉर्मेंस क्या होती है। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। पार्टीज को यहाँ पर परफॉर्म करना है यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी है, या फिर
ऑफर टू परफॉर्म करना है अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को, यानी दोनों पार्टीज ने जो भी अपने अपने प्रोमिसेस करें उसको पार्टीज या तो परफॉर्म कर लें, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लें, या ऑफर टू परफॉर्म कर लें। दोनों ही केस में माना जाएगा कि पार्टीज की तरफ से परफॉर्मेंस पूरी हो गई, और हमें पता है कि जब परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का हमारा सबसे पहला तरीका है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस। अब बात करें आगे क्या लिखा हुआ है, अनलेस। जब भी लॉ के अंदर अनलेस वर्ड आए, इसका मतलब ऊपर जो बात बोली गई है उसका रिवर्स नीचे बोला जाएगा। तो नीचे क्या बोला गया है, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अब देखो ऊपर हमें बोला गया था कि पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। अब नीचे क्या बोला गया है, अनलेस के बाद कि पार्टीज को परफॉर्मेंस पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे? सपोज ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं शुगर सप्लाई को लेकर। ए ने बी को बोला है कि मैं तुम्हें 100 टन ऑफ शुगर सप्लाई करूंगा। ए राजस्थान में है और बी जो है वो मुंबई में है, तो दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी शुगर जो है वो राजस्थान टू मुंबई जानी है और शुगर की सप्लाई कब होनी है, 1 हफ्ते बाद। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनते समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के 2 दिन बाद जो है राजस्थान गवर्नमेंट एक नोटिस जारी कर देती है और बोल देती है कि कोई भी पर्सन जो है राजस्थान से बाहर शुगर की सप्लाई नहीं करेगा। शुगर को राजस्थान स्टेट के बाहर सप्लाई करना बैन हो गया। क्यों? क्योंकि शुगर के प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहे थे। तो शुगर के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला ताकि उसकी सप्लाई बढ़ सके, क्योंकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई। तब यहाँ पर ए और बी के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर सकती थी। लेकिन डिलीवरी से पहले गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ निकाल दिया, कुछ ऐसा रूल निकाल दिया जिससे अब आप अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर सकते। किसने रोका? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने रोका? बिल्कुल नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट ने रोका, यानी एनी अदर लॉ, कोई भी अदर लॉ जो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है उस लॉ ने आपको रोका आपकी परफॉर्मेंस करने से। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस करने से डिस्पेंस कर दिया जाता है या एक्सक्यूज कर दिया जाता है अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, यानी चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करे यानी दिस एक्ट या फिर कोई अदर लॉ करे, दोनों ही केस में आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। अब डिस्पेंस और एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? दोनों का ही मतलब होगा कि आपको छोड़ दिया गया, आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया परफॉर्मेंस से, अब आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप पूरे डेफिनेशन को इकट्ठा करके पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ पर अनलेस का क्या मीनिंग है। ऊपर बोला गया है कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करेंगी या ऑफर टू परफॉर्म करेंगी अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को, लेकिन कब तक करेंगी? अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, यानी ऊपर वाली बात पूरी करी जाएगी जब तक नीचे वाली बात ना हो जाए, यानी नीचे जो बोला गया है डिस्पेंस और एक्सक्यूज, जब तक ऐसा ना हो जाए आप अपनी ऊपर वाली परफॉर्मेंस को पूरा करोगे। तो क्लियर हो गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें सेक्शन 37 पैरा 2 की। पैरा 1 के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी, अब पैरा 2 ने भी कुछ बात बताई है, ध्यान से देखो। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया कि अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए बिफोर परफॉर्मेंस तो उस केस में जो प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाउंड होंगे प्रोमिसर की परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं इसका, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख। तो ए और बी के बीच प्रॉमिस हो गया कि ए बी को गुड्स की डिलीवरी देगा एक सर्टेन डे पे, लेकिन क्या हुआ, ए डाई बिफोर दैट डेट, वो सर्टेन डेट आने से पहले पहले ए की डेथ हो गई। तो अब इस केस में ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी इज बाउंड टू पे ₹1 लाख टू एज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर जो प्रोमिसर है उसकी डेथ हो गई बिफोर परफॉर्मेंस, तो अब ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाउंड होंगे कि वो बी को गुड्स की डिलीवरी दे, और बी भी बाउंड होगा कि वो ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को ₹1 लाख पे करे। तो यही बात ऊपर बोली गई है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर अनलेस वर्ड आया तो इसका मतलब क्लियर है कि ऊपर जो बोला गया है उसके रिवर्स बात होगी नीचे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान लो ऐसा होता, ए और बी के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स की डिलीवरी को लेकर, इसमें ए कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देता कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उस केस में मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे परफॉर्मेंस करने के लिए। तो कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड नहीं करा जाएगा। देखो एक जनरल रूल समझ लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है पार्टीज को पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपनी टर्म्स और कंडीशन खुद डिसाइड कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर पार्टीज कोई टर्म्स और कंडीशन लिखती हैं तो सबसे पहले उन टर्म्स और कंडीशन को माना जाएगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। तो अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख ही दिया कि हमारे बाद हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे, तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड नहीं करा जाएगा। अब देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के 2 नेचर हो सकते हैं, एक होता है पर्सनल नेचर, दूसरा होता है अदर देन पर्सनल नेचर। पर्सनल
नेचर का मतलब हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी की पर्सनल स्किल को लेकर, किसी की पर्सनल इंटेलिजेंस को लेकर। यानी आप जो है कोई सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई डांसिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। अब मान लो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए जो है एक सिंगर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं बी के शो में गाना गाने आऊंगा, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। ए के अलावा क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई और पूरा कर सकता है? अगर ए को कुछ हो जाता है तो क्या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे गाना गा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब कभी भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है। और जनरली पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिसर खुद ही बाउंड होता है कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस को परफॉर्म करने को लेकर। यानी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड नहीं कर सकते, प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा। भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे कर लेगा? अगर डांस की बात है, गाने की बात है, तो प्रॉमिसर ही गाएगा ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आके नहीं गा देगा। अब अगर दूसरी बात करें, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अदर देन पर्सनल नेचर होते हैं, अदर देन पर्सनल नेचर का मतलब हो गया जिसमें पर्सनल स्किल की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी को पैसा देना है तो पैसा पे करने का, मनी पे करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रॉमिसर ही परफॉर्म कर पाएगा, कोई भी कर सकता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अदर देन पर्सनल नेचर, वहां पर परफॉर्मेंस कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो प्रॉमिसर खुद कर दे, चाहे प्रॉमिसर का कोई एजेंट कर दे, प्रॉमिसर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव करते। तो जनरली प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय प्रॉमिसर कैन परफॉर्म। तो ऊपर जो हमें बात बताई गई है सेक्शन 37 पैरा 2 के अंदर कि प्रॉमिसर की डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे, तो वो बात बोली गई है कॉन्ट्रैक्ट अदर देन पर्सनल नेचर को लेकर। क्योंकि जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें तो प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा। अगर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं कर पाता, सपोज प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या किसी और पर्सन को बाउंड नहीं कर सकते। प्रॉमिसर के खत्म होने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो होगा जनरल रूल। लेकिन क्या इसके अपोजिट कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब इसके अपोजिट क्या हो सकता है? सपोज पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए सिंगर है, ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हारे शो में आके गाना गाऊंगा, तो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्ट करते समय ए कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है या मैं किसी कारण से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस केस में मेरा भाई सी, वो भी एक सिंगर है, वो आकर परफॉर्म कर देगा। यानी जनरली परफॉर्म किसको करना था? ए को। ए के अलावा कोई और परफॉर्म कर सकता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है नहीं कर सकता। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अदर पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया कि अगर ए परफॉर्म नहीं कर पाया तो ए के बिहाफ पे सी आके परफॉर्म कर देगा, तो उस केस में सी परफॉर्म कर सकता है। उसी तरीके से अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्रॉमिसर खुद भी परफॉर्म कर सकता है या कोई और भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कार की सेल को लेकर, ए कॉन्ट्रैक्ट करते समय लिख दे कि कार की सेल मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा, मेरी डेथ हो जाती है या मैं नहीं कर पाता तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई एजेंट बाउंड नहीं होगा, तो उस केस में नहीं होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट अदर देन पर्सनल नेचर के क्यों ना हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया वही माना जाएगा। जनरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता दिया कि ऐसा होगा, लेकिन आप कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लिख रहे हो तो उसी को मान लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर हो रही है, जो बात हम कह रहे हैं उसके अपोजिट आप कोई बात कह रहे हो, तो आपकी बात को मान लिया जाएगा। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखते हैं। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, ए डाई बिफोर द डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एज रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। तो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए को बी के लिए एक पिक्चर पेंट करनी थी, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले जो है ए की डेथ हो गई। अब इस केस में पेंटिंग करना एक पर्सनल स्किल है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर कुछ और तो नहीं लिखा गया कि ए के बिहाफ पे कोई और कर पाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर पर्सनल स्किल के केस में हमारा जनरल रूल लगेगा, जो हमें क्या बताता है कि पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ए के डेथ होते ही जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाउंड नहीं होंगे। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एज रिप्रेजेंटेटिव, ए के रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जैसे ही प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है। बाकी अदर देन पर्सनल नेचर तो मैंने बता दिया, जो अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर तो प्रॉमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, प्रॉमिसर के बिहाफ पे कोई और भी परफॉर्म कर सकता है, उसको भी हम देखेंगे आगे। हमें स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ने कि पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में कौन परफॉर्म करेगा और अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में कौन परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करनी है। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझाने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 37 पैरा 1 पैरा 2 दोनों क्लियर हो गया। अगला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 38 जो है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस।
हमने सेक्शन नंबर 37 देखा था, वहां पर बोला गया था कि पार्टीज को या तो परफॉर्म करना है या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ऑफर टू परफॉर्म को लेकर ही बात बोली जा रही है। जब प्रॉमिसर ऑफर टू परफॉर्म करता है और प्रॉमिसी उसके ऑफर टू परफॉर्म को रिजेक्ट कर देती है, तो उस केस में प्रॉमिसर के उस ऑफर टू परफॉर्म को रिजेक्ट करने का इफेक्ट क्या होगा। प्रॉमिसर ने तो अपनी तरफ से ऑफर टू परफॉर्म दिया था, अब प्रॉमिसी ने उसको रिजेक्ट कर लिया, तो उस केस में प्रॉमिसर की क्या गलती? प्रॉमिसर की तो कोई गलती नहीं है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये सेक्शन नंबर 38 ऑफर टू परफॉर्म के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी मेकिंग द टेंडर इज एक्सटिंग्विश्ड एंड ही इज नॉट लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑल्दो हिज राइट स्टिल कंटिन्यू। तो ये हमें अच्छे से मालूम है कि अगर प्रॉमिसर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देता है और प्रॉमिसी उसके ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस में जो प्रॉमिसर है उसका ऑब्लिगेशन यानी उसकी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यानी अब प्रॉमिसर को दोबारा से परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिसर ने एक बार ऑफर टू परफॉर्म दे दिया प्रॉमिसी को, अब प्रॉमिसी ने उसको रिजेक्ट करा, तो उसमें गलती प्रॉमिसी की है ना कि प्रॉमिसर की। तो यहाँ पर प्रॉमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं होगा और जो राइट्स उसके पास पहले थे वो राइट्स उसके आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस। तो हमें ये बात भी पता है कि एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट होती है परफॉर्मेंस के। मैंने आपको बताया था कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करो या फिर ऑफर टू परफॉर्म कर दो, दोनों ही केस में माना जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस पूरी कर दी। तो एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हमारा इक्विवेलेंट होता है टू परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी वैलिड और इनवैलिड होता है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस तो आपको पता है ना, हम ऑफर टू परफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस तभी माना जाता है जब उसके अंदर सभी के सभी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड टेंडर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम इसेंशियल्स देखेंगे एक वैलिड टेंडर के ऊपर, एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। उससे पहले देखो ये एक्सेप्शन क्या बोला गया है, इन केस ऑफ वैलिड टेंडर ऑफ मनी द रिफ्यूजल बाय क्रेडिटर डज नॉट एक्सटिंग्विश द डेट, द डेटर इज नॉट लायबल फॉर इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो ये कह रहा है कि अगर आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आप जो ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, वो मनी को लेकर है, यानी डेटर और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी दो पार्टीज है, ए डेटर है बी क्रेडिटर है। ए ने बी को 50,000 रुपीज देने हैं। अब ए जो है बी को फोन करता है और फोन करके बोलता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज देने आ रहा हूँ, लेकिन बी जो है ए को मना कर देता है। तो यहाँ पर ए ने अपनी तरफ से ऑफर टू परफॉर्म करा, लेकिन बी ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करा। बात किसकी कर रहे हैं हम, टेंडर ऑफ मनी की। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं हो रही। गुड्स और सर्विसेज को लेकर ऊपर हमने रूल देख लिया, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्शन। तो वैलिड टेंडर ऑफ मनी के केस में अगर डेटर क्रेडिटर को ऑफर टू परफॉर्म करता है और क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है, तो अब इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि डेटर जो है अपनी लायबिलिटी से, अपने डेट से एक्सटिंग्विश हो गया। यहाँ पर एक बात और बोल दी कि डेटर जिस डेट को ऑफर टू परफॉर्म करेगा, अगर क्रेडिटर ने उस डेट पर उसके ऑफर टू परफॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, तो अब डेटर उस डेट के ऊपर आगे सब्सिक्वेंट पीरियड में इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, क्योंकि ए पैसा वापस करने को तैयार था, बी ने नहीं लिया, तो बी की गलती। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट ए पे नहीं करेगा, 50,000 जरूर लौटाएगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि वैलिड टेंडर ऑफ मनी की अगर बात करें, तो उस केस में जो रिफ्यूजल होता है क्रेडिटर के द्वारा, वो डेटर की लायबिलिटी को, डेटर के डेट को एक्सटिंग्विश नहीं करता। तो ये एक्सेप्शन हो गया। बाकी ऊपर जनरल रूल तो हमने देख ही लिया। अभी वैलिड टेंडर ऑफ मनी के ऊपर हमें आगे भी बात करनी है। इसेंशियल्स के अंदर ही वैलिड टेंडर ऑफ मनी का पॉइंट भी आता है, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया, काफी है। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर की अगर मैं बात करूं, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब तो आपको पता है ना, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पहला है हमारा इट मस्ट बी अनकंडीशनल।